कर्नाटक चुनाव में बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी ने इसे विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस आज बीजेपी के इस मैनिफेस्टो के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कर्नाटक चुनावों के लिए आज बीजेपी सुबह 9 बजे अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। बीजेपी बेंगलुरु के होटल शांग्रीला में सुबह 9 बजे जारी करेगी घोषणा पत्र। बीजेपी का घोषणा पत्र पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पार्टी के दिग्गज बीएस येदियुरप्पा की उपस्थिति में यह घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। बोलिए, किरण कुमार जी को जिताएंगे ना? कर्नाटक में बीजेपी की सरकार लाएंगे ना? अपने अड़ोस पड़ोस में भी सबको बताएंगे ना? वोट देने जाएंगे ना? कमल पर बटन दबाएंगे ना? बीजेपी के इस मैनिफेस्टो का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली है। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की है। कांग्रेस दोपहर में बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे मीडिया से बातचीत करेंगे। शाम 4 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मीडिया से बात कर बीजेपी के घोषणा पत्र पर जवाब देंगे। तो कर्नाटक में वोटिंग का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजियों का दौर तेज हो रहा है। रैलियों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त घमासान जारी है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में चुनावी पारा गर्मी के मौसम से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर 91 गालियां देने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने पीएम मोदी को जवाब दिया। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। उधर यूपी के सीएम योगी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। ये भारत का अपमान करते हैं। लेकिन इधर मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब सलमान खुर्शीद ने बीजेपी नेताओं पर विवादित बयान दिया है। कोई भी बात कहो, सच बात कहो, हकीकत कहो तो हकीकत के जवाब में गाली पड़ जाती है, एकदम प्रहार हो जाता है, एकदम आप पर सब चीजों की तरह जुट पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने हकीकत कही। कर्नाटक चुनावों के बीच एक बार फिर से रविवार को पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हो गई। हालांकि पुलिस की ओर से पूरी घटना पर बयान भी सामने आ चुका है। पीएम मोदी के मैसूर में हुए रोड शो में आपको ये उड़ती हुई चीज नहीं दिखाई दी होगी। एक बार फिर देखिए। सेलफोन सीधे उस गाड़ी के बोनट पर आकर गिरा जिस पर पीएम मोदी सवार थे। हालांकि इस घटना पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और सेलफोन की जांच शुरू हो गई। कर्नाटक कानून व्यवस्था के एडीजी आलोक कुमार ने बताया कि पीएम मोदी के वाहन पर फोन फेंकने वाले व्यक्ति का कोई गलत इरादा नहीं था। उसने उत्साह में आकर गलती से फोन फेंक दिया। 4 महीने के अंदर तीसरी बार पीएम मोदी की सुरक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इससे पहले पिछले महीने कर्नाटक दौरे पर गए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। तब बेंगलुरु के दावणगेरे में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास आने की कोशिश कर रहा था। और आपको ये भी बता दें, डोमिनिकन गणराज्य के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन भारत के बीच रिश्ते असामान्य हो चुके हैं। पाकिस्तान भारत में आतंक को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा है। चीन की विस्तारवादी सोच पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर हमला बोला है। एस जयशंकर ने सीमा पर चीन की हरकतों का हवाला देकर शी जिनपिंग की साजिश दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। डोमिनिक रिपब्लिक की यात्रा पर गए विदेश मंत्री ने भारत और चीन के संबंध सामान्य न होने की बात मानी और इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। Whether it is the United States, Europe, Russia or Japan, we are trying to ensure that all these ties advance without seeking exclusivity. China falls in a somewhat different category because of the boundary dispute and the currently abnormal nature of our ties. That is an outcome of a violation of agreements regarding
border management by them. LAC पर चीन हमेशा मनमानी करने की आदत से बाज नहीं आता, लेकिन अब भारतीय सेना उसे करारा जवाब देती है। वहीं सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के ऑपरेशन कावेरी के तहत कई ऐसे भारतीय हैं जो वापस आ चुके हैं। 30 अप्रैल को 229 लोगों का एक और जत्था स्वदेश लौट आया और उनकी खुशी देखने लायक थी। सूडान संकट के बीच हर देश अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी की कोशिशों में जुटा है। इसी कड़ी में भारत भी अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए मिशन ऑपरेशन कावेरी चला रहा है। ऑपरेशन कावेरी के तहत रविवार को प्रभावित सूडान से 229 भारतीयों को निकालकर भारत लाया गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय नागरिकों को खार्तूम और दूसरे इलाकों से बसों में एयरपोर्ट तक लाया जा रहा है, जहां से सभी को भारतीय वायुसेना के विमान और भारतीय नौसेना के जहाजों में जद्दा ले जाया जा रहा है। भारत सरकार से हम यही कहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया, जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। नेवी ने भी बहुत सपोर्ट किया, हर तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और साथ साथ हम लोग इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स का तो बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनके वजह से हम लोग आज यहाँ पे सेफ हैं। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मिशन ऑपरेशन कावेरी जारी है। भारत ने जद्दा और पोर्ट सूडान में अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए हैं, उन्हीं से संपर्क करके भारतीय मदद पा सकते हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बृजभूषण शरण पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। हुड्डा ने धरने के पीछे एक कांग्रेसी परिवार के होने को नकार दिया। अभी तक बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों के निशाने पर थे, लेकिन अब बृजभूषण सिंह ने कांग्रेस नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है। बृजभूषण सिंह ने आरोप लगाया है कि पहलवानों के धरने के पीछे कांग्रेस का हाथ है। धरने पर बैठे पहलवान कांग्रेस और दूसरे दलों के खिलौने बन गए हैं। इनका मकसद बृजभूषण सिंह का इस्तीफा नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। बृजभूषण शरण सिंह के आरोप पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया है। हुड्डा ने कहा कि बृजभूषण सिंह अपने गुनाहों को छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वो सोचते हैं कि झूठ बोल के अगर अपने गुनाहों पे पर्दा डाल देंगे, वो झूठ बोल के कोई भी झूठ। वहीं धरने पर बैठे पहलवानों ने एक बार फिर बृजभूषण शरण सिंह को अहंकारी बताया है। जी न्यूज़।